गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की थी कल के लेक्चर में। लेकिन मैंने कल एक चीज़ नोटिस किया कि काफ़ी लोग गायब थे, क्योंकि 2 दिन पॉलिटी की क्लास नहीं चली थी और आपको ये लगा कि पॉलिटी की क्लास बंद हो चुकी है, जबकि मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि पॉलिटी की क्लास 1-2 दिन बंद की गई थी, हिस्ट्री भी बंद थी, हिस्ट्री भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि इस संविधान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और कोई भी एग्जाम हुआ, अगर उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फंडामेंटल राइट्स ज़रूर पूछे जाते हैं, ये गारंटी है। तो इसलिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पूरे इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट और जो सबसे लंबा चलता है वो है आपका भाग 5, जिसे हम लोग कहते हैं संघीय कार्यपालिका। तो ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप कभी पॉलिटी की क्लास लोगे, हम ही से लोगे या कोई भी टीचर होता है, तो वो पॉलिटी हमेशा स्टार्ट करता है मौलिक अधिकार से या फिर संघीय कार्यपालिका से। लेकिन क्योंकि आप पूरी प्लेलिस्ट बनानी थी और आपको स्टार्टिंग से बेस समझाना था, तो इसीलिए मैंने पहला चैप्टर संवैधानिक विकास पढ़ाया था, उसके बाद संविधान सभा, संघ के राज्य क्षेत्र और नागरिकता, और धीरे धीरे हम कहाँ पर पहुँचे हैं, मौलिक अधिकारों तक। तो कल मैंने मौलिक अधिकारों की जो बेसिक बातें थी उनके बारे में बात की थी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस भाग में हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं और प्रेजेंट टाइम में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, इसकी मैंने बात की थी। और बात की थी कि मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों है, क्यों नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। बात समझ में आई? ये बात की थी। और फिर हमने बताया था कि 6 मौलिक अधिकार हैं टोटल 6 मौलिक अधिकार थे। पहला था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था धर्म की स्वतंत्रता। 5वां था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा, जो कि हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया मौलिक अधिकार से और उसे डाल दिया गया विधायी अधिकार में, लीगल राइट में, वो था संपत्ति का अधिकार। और 7वां और अंतिम जो क्या है, आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैंने बताया था कि ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी के टाइम में हमारे संविधान में क्या हैं। ठीक, जिसमें से मैंने कल स्टार्ट किया था आर्टिकल 12 के बारे में। और आर्टिकल 12 कल मैंने बता भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 12 के लिए एक बच्चे की डिमांड आई थी कि सर आर्टिकल 12 को फिर से बता दें। ठीक, और एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चन आया था गगनदीप का। तो गगनदीप ने एक पॉइंट उठाया था, उसने कहा था कि जो सुभाष कुमार का केस था, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, एक केस गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। तो ये जान लो, ये उनका पूछना था कि किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये है संबंधित आर्टिकल 21 से। ठीक, जो हमारी राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, उससे संबंधित है ये सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार केस। ये बात क्लियर है? हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि आपको पता है, सुन के अच्छा लगा कि जो सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार का केस था वो आर्टिकल 21 से संबंधित है, जो जीने का अधिकार था। तो जब हम आर्टिकल 21 पे पहुंचेंगे तो इस विवाद के बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक, अभी हम आते हैं कहाँ पर, अपने मौलिक अधिकारों पर, और हमने आर्टिकल 12 की बात कल की थी। तो देखिए, आर्टिकल 12 में मैंने ये कहा था कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कल मैंने इसकी चर्चा भी की थी, लेकिन किसी का कमेंट आया था कि आर्टिकल 12 को फिर से बता दिया जाए।
तो देखिए आर्टिकल 12 में कहा गया है कि जैसे आपको मौलिक अधिकार, जो आपके अधिकार है वो प्रदान करने वाला आपका कौन है? संविधान है। कि संविधान आपको मौलिक अधिकार, कुछ अधिकारों को दिया है जिससे आपका आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास हो सके। ठीक, तो ये देने वाला कौन था? हमारा संविधान था। लेकिन फिर कहा गया कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका कोई हनन नहीं कर सकता। बात समझ में आई? इनका कोई हनन नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन व्यक्ति होंगे? तो उन्हें एक शब्द दिया गया, उसे कहा गया राज्य, और उसी में राज्य की परिभाषा दी गई। किसमें? आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 12 में कहा गया कि कुछ लोग हैं जो राज्य के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे हम कोई भी आर्टिकल पढ़े, मैंने कल भी बताया था कि जैसे आप आर्टिकल 15 की बात करते हो, तो आर्टिकल 15 में लिखा है कि कोई राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान, क्या कहते हैं, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो कोई राज्य जो है, जो वर्ड है कोई राज्य, तो कोई राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हमने बताया था, इसकी बात नहीं है। वो जो कोई राज्य है वो ये है। और वो कौन कौन हो सकता है? तो मैंने बताया था आपकी जो संघीय कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका है, फिर हमने बताया था संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, ऐसे ही हमने बताया था कि राज्य की कार्यपालिका, ठीक, जो राज्य की कार्यपालिका है। और सेम हमने बताया कि राज्य की विधानसभा। लेकिन मैंने कल भी बताया था, आज भी जान लीजिए कि जो ये राज्य वर्ड यूज हुआ है, ये आर्टिकल 151 की बात है। ये बात जान लीजिए, एक ही सेंटेंस में, ठीक, आर्टिकल 12 में ही 2 बार राज्य का नाम लिया गया है। ये जो राज्य है ये आर्टिकल 12 का विषय है, और जो ये राज्य है ये आर्टिकल 151 का विषय है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने कहा था स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक, इसी में आएगा आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगर निगम वाली व्यवस्था है, ठीक। और दूसरा आया था, हमने कहा था गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो सरकारी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की अगर हिंदी जानेंगे तो ये होता है निकाय। लेकिन मैंने जानबूझ के कल अथॉरिटी लिखा था क्योंकि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल वे में इंग्लिश भाषा में ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं। हमने लिखा निकाय तो शायद आपको डाउट हो, लेकिन इसी का मतलब होता है क्या? अथॉरिटी। तो हमने कहा था जितने सरकारी निकाय हैं, जैसे आपका बैंक हुआ, LIC हुआ, NIC हुआ, ये क्या कहते हैं ONGC कंपनी हुई, और कोल इंडिया कंपनी हुई, ठीक, और BPCL कंपनी हुई, ये सारी कंपनी किस में आएंगी? सरकारी निकाय में आएंगी। जितने भी NGO हैं सब आएंगे कहाँ पर? सरकारी निकाय में। और मैंने ये भी बताया था कि बाद में कुछ विवाद भी गया था, इससे संबंधित कोर्ट गया था, तो कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जितने भी बॉडी हैं, जितने भी निकाय हैं जिनको सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हो, वो सारी किस में आएंगी? सरकारी निकाय में आएंगी। तो कहा गया कि ये इतने लोग किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। बात यहां तक क्लियर है? अब जब हम बात करेंगे कि कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता, तो कोई राज्य में कौन कौन आ गया? संघ की कार्यपालिका, विधायिका, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, स्थानीय स्वशासन आपका ग्राम पंचायत और नगर निगम, और जितने भी सरकारी अथॉरिटी हैं। बात क्लियर है? यही है आर्टिकल 12। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? तो अगर क्लियर है तो आप एक काम नोट करके लिख लेना। और नोट करके लिखना क्या है? विशेष करके कि न्यायपालिका को, ये एक अपवाद है, न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा,
में शामिल नहीं किया गया है। जो हमारी जुडिशरी है, बात समझ में आई, जो हमारी न्यायपालिका है उसे राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत नहीं आता है। ये सारे पॉइंट है किससे रिलेटेड? आर्टिकल 12 से रिलेटेड, अनुच्छेद 12 से संबंधित है। जल्दी से लिखिए। यहां तक बातें क्लियर हैं? ठीक, यहां तक बातें क्लियर है ना? जो न्यायपालिका है ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत नहीं आता है, यहां तक हमने कल बात कर ली थी। अब आते हैं हम आर्टिकल 13 पर। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 13 की। आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो ना लिख पाए हो वो पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर नोट्स बनाना। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? आर्टिकल 13 की। और मोटा मोटा मैंने कल बताया भी था कि आर्टिकल 13 क्या है। कल मैंने बात की थी कि आर्टिकल 13 क्या है। तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि संसद मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में परिवर्तन कर कोई नया कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य करने का अधिकार रखती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमने बताया 6 प्रकार के हैं, अगर इनका जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, वो प्रभावित होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस कानून को उस हद तक खत्म कर सकती है जहां तक किसी का मौलिक अधिकार जा रहा हो या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। बात क्लियर है? तो आप लोग लिखिए, इसमें लिखिए यदि संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विधि का मतलब क्या? कोई विधि को हम लोग क्या कहते हैं? कानून। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ। तो यदि संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विधि या कानून बनाती है, यदि संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई नया विधि या कानून बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट, हम साइड में एससी लिख रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य करने का, शून्य मतलब क्या? खत्म करने का, शून्य करने का अधिकार रखती है। बातें यहां तक क्लियर है? इसे नोट करिए जल्दी से। देखिए, इसको करने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी न्यायपालिका है इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है कि यदि, जैसे मान लीजिए कि संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून से आपका आर्टिकल 21 प्रभावित होता है, ठीक,
वो विधायिका ने वो कानून बनाया और कार्यपालिका ने लागू कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि इससे हमारा आर्टिकल 21 प्रभावित होता है, ठीक? तो आप कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आप जब वहां पर जाओगे और कोर्ट को बताओगे कि इससे हमारा आर्टिकल 21 प्रभावित हुआ है, तो कोर्ट के पास से शक्ति होती है, हमारी न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वह संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि को समाप्त कर सकती है, यदि उससे क्या प्रभावित हो रहा हो? आपकी मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हो, फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसे क्या मिला हुआ है? न्यायिक पुनरावलोकन। और हमने बताया भी था कि हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहां से अडॉप्ट किया है? जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो पद्धति है, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? जल्दी से बताओ, न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से अडॉप्ट किया है? किसी को पता है? कहां से किया है? यूएसए से। मैंने लिखाया भी था। तो जो हमारे कोर्ट में या आपके मौलिक अधिकार कोई प्रभावित होते हैं, तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हो और न्यायालय उस पर अवलोकन कर सकता है पुनः दोबारा, ठीक? तो पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात क्लियर है यहां तक? और अगर पूछा गया कि किस किस आर्टिकल के तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा, एक तो आर्टिकल 13 आपको दिख रहा होगा कि जब संसद उसे समाप्त कर सकती है, तो इसका मतलब एक संसद उसका अवलोकन कर रही है। तो एक तो क्या हो गया? आर्टिकल 13 हो गया। दूसरा हो गया, हमने बताया था कि अगर आपको कोर्ट जाना होगा तो आप किसके तहत जाओगे? 32 के तहत जाओगे। और अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो आप आर्टिकल 226 के तहत जाओगे। यहां तक बातें क्लियर हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल द्वारा, किस अनुच्छेद द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन पद्धति को भारत में अपनाया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा? तो पहला होगा आर्टिकल 13, या तो ऑप्शन में आर्टिकल 13 होगा, या तो 32 होगा, या तो 226 होगा। बातें क्लियर हैं? या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की बात नहीं कही गई है? और एक आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान लो। एक हो गया आर्टिकल 12 हो गया, ठीक? तो चूंकि हमने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 12 में राज्य में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अगर पूछा गया तो ये तीनों तो शामिल हैं, लेकिन ये शामिल नहीं है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के 3 आर्टिकल में है। कौन कौन से? 13 में, जो संविधान सुप्रीम कोर्ट खुद ही पावर रखता है, ठीक? और 32 और 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट खुद जा सकते हो यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। बातें यहां तक क्लियर हैं? क्लियर हो तो हम आगे चलें। यहां तक बातें क्लियर है ना? आर्टिकल 13 यहां तक समझ में आया? तो अब देखिए, आर्टिकल 13 से संबंधित बहुत विवाद भी हैं। आर्टिकल 13 से संबंधित बहुत प्रकार के विवाद हैं। जैसे आर्टिकल 13 में जब आता है ये क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। जब न्यायिक पुनरावलोकन आता है तो अब इसके तहत बहुत विवाद हुए हैं, ठीक? और विवाद की शुरुआत कहां से होती है? जब संविधान लागू होता है, जिस वर्ष लागू होता है उसी के जस्ट बाद विवाद सारे शुरू हो जाते हैं मौलिक अधिकारों को लेकर, न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर। और मैंने पहले बताया था कि जब संविधान में पहला संशोधन किया जाता है, जब संविधान में पहला संशोधन किया जाता है 1951 में, 1951 में, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। पहला संविधान संशोधन हमने बताया भी था कि ये हुआ था लैंड रिफॉर्म के लिए, भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। और उसका जो एम था, जो मोटिव था, वो था
कि जो जमींदारी प्रथा थी भारत में उसे समाप्त करना है, तो उसी के तहत पहला संविधान संशोधन किया गया। लेकिन ये संशोधन होने के बाद तमाम विवाद पैदा हुए। बात समझ में आई? बहुत प्रकार के विवाद पैदा हुए। जब पहला संविधान संशोधन हुआ, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात की गई। आप जानते भी होंगे आरक्षण व्यवस्था भी यहीं से आई थी, जो रिजर्वेशन सिस्टम आया था यहीं से आया था। हम जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि रिजर्वेशन क्या है। बात समझ में आई कि रिजर्वेशन कैसे है, क्या है, इसकी आवश्यकता कितने हद तक है या क्या नहीं है, उसमें कमियां क्या हैं और उसकी अच्छाई क्या है, सब बात करेंगे जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। लेकिन वो भी आया था किससे? पहले संविधान संशोधन से। तो पहला संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आर्टिकल 13 से संबंधित जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई इसमें, तो इसमें कई प्रकार के विवाद आते हैं। जैसे जो सबसे पहला विवाद आया था वो शंकरी प्रसाद केस आया था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, ये 1951 में ही आया था। और जब ये कहा गया, इसमें 5 जजों की बेंच बनी थी। और ये आता क्यों है? पहले संविधान, एक चीज जानिए, जितने भी केस आते हैं सब जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए जो कानून बनाया गया था, उसी के खिलाफ ये सारे आ रहे थे। ठीक, और उसी में जो लास्ट में आया था, शंकरी प्रसाद आया था, सज्जन सिंह केस आया था, गोलकनाथ केस आया, केशवानंद भारती केस आया, मिनर्वा मिल्स केस आया। ये सब आते हैं किसमें? न्यायिक पुनरावलोकन में। बस समझ में आई? ये सारे किसमें आएंगे? न्यायिक पुनरावलोकन में आएंगे। तो अब होता क्या है कि जब न्यायिक पुनरावलोकन लागू किया गया संविधान में और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? कोई भी कानून को जांच परख सकती है, और अगर ये समझ में आता है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक, तो ये सारे विवाद होते हैं और फिर लास्ट में संसद अपने मनचाहे तरीके से क्या करने लगती है? संशोधन करने लगती है। लेकिन लास्ट में एक केस आता है जो इंडिया का, जो भारत का सबसे बड़ा केस होता है, सबसे बड़ी बेंच बैठती है उस केस में। अभी तक समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में बैठी सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक, और वो बैठती है केशवानंद भारती केस में। अगर आप केशवानंद भारती केस पढ़ोगे तो ये जानोगे केशवानंद भारती केस हार गए थे। जो केरल सरकार से जो केशवानंद भारती एक शंकराचार्य थे, वो केस हार गए थे। लेकिन उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, समझ लीजिए कि अगर इमरजेंसी के दौरान संविधान में कुछ ज़्यादा परिवर्तन, खासकर मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन नहीं हुए, कोर्ट संसद कर ही नहीं पाई, तो उसका सबसे बड़ा कारण था केशवानंद भारती का जो फैसला आया था। इस वजह से इंदिरा गांधी के हाथ बंधे थे और वो मौलिक अधिकारों को हो सकता था समाप्त ही कर देती, कुछ भी कर सकती थी, मे बी पॉसिबिलिटी कुछ भी थी। ठीक, तो ये सारे बात आते हैं किसमें? आर्टिकल 13 में। और जब हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की, लेकिन अभी के लिए आप आर्टिकल 13 यही इतना समझो। ठीक, कहानी इसमें बहुत बड़ी है। इसका आर्टिकल का 13 का 13 का सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 2 है और सब क्लॉज 3 है। आर्टिकल 13 में ही आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 है। और मोटा मोटा समझ लीजिए आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 कहता क्या है? आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 वो कहता है, इसमें ऐसे कानूनों को रखा गया है जो संविधान निर्माण के पहले ही चलते थे, मतलब अंग्रेजों के काल में। तो अंग्रेजों के काल में जो कानून व्यवस्था थी, जिसे बाद में भारतीय संविधान में हूबहू वही उठा के डाल दिया गया, उनकी बात की है इसमें आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में। और जो संविधान निर्माण के बाद जो कानून बने हैं उन्हें किसमें रखा गया? आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में। और आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज, आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 3 है, इसमें दी गई है विधि की परिभाषा। इसमें दी गई है किसके बारे में? विधि की परिभाषा के बारे में। और विधि की परिभाषा बताई गई है कि कानून क्या क्या होते हैं। बात समझ में आई? इसमें क्या दिया गया है? कानून की बात की गई है कि कानून कहते किसे किसे हैं। ठीक,
तो कानून में कई चीजें आती हैं। जो सबसे पहले ऐसे आता है अध्यादेश। आप कह सकते हो अध्यादेश क्या होता है? लॉ होता है, विधि होता है। अध्यादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। दूसरा होता है आदेश। दूसरा क्या होता है? आदेश। उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्डर कहते हैं। एक होता है उपविधि। एक विधि होता है, एक उपविधि होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाइला। ठीक। और एक होता है अधिसूचना। गवर्नमेंट कोई भी अधिसूचना जारी कर देती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। ये भी किसके अंतर्गत आता है? विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है नियम। दूसरा क्या होता है? नियम, जिसे हम लोग कहते हैं रूल। ठीक। नियम होता है। उपनियम होता है। उपनियम को ही इंग्लिश में बहुत सुने होंगे आप लोग, एक वर्ड जिसे कहते हैं रेगुलेशन। आप लोग कहते हैं क्या? रेगुलेशन। रेगुलेशन की हिंदी क्या होती है? उपनियम। बात समझ में आई? इसके बाद होती है कुछ रूढ़ियां, कुछ जो प्रथाएं होती हैं, उन्हें भी रखा गया है किसमें? विधि के अंदर रखा गया है। और रूढ़ियों को इंग्लिश में कहते हैं कस्टम। इसे क्या कहते हैं? कस्टम। कस्टम का मतलब होता है, जो कहते हैं हम लोग नहीं कि ये रूढ़िवादी है, ये प्रथाएं हैं हमारी, तो इन्हें भी किसके अंतर्गत रखा गया है? विधि के अंतर्गत रखा गया है। तो कस्टम्स। ठीक। इसकी बात हमने कर ली। और क्या हो सकती है? जो हमने कहा प्रथाएं होती हैं, जो रूढ़ियां होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत हैं? विधि की परिभाषा के अंतर्गत है। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 है। बात क्लियर है? आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 है, जो परिभाषा देता है किसका? लॉ का, विधि का, कानून का। उसके अंतर्गत अध्यादेश है, ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाइला है, ठीक, नोटिफिकेशन है, रेगुलेशन है, कस्टम्स हैं। इन सब की बात की गई किसमें? आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 में। बात क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं? क्लियर हो तो आगे चलें। आर्टिकल 13 यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी बोलिए। आर्टिकल 13 समाप्त करें और आगे आर्टिकल 13 की बात करनी है। अभी आर्टिकल 13 में किसी को कोई डाउट है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे ना, तो वो हम किसी दिन अलग से समझा देंगे। ठीक। क्योंकि कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन इंटरेस्टेड बहुत है। खासकर उसमें गोलकनाथ केस पढ़ोगे आप, केशवानंद भारती केस पढ़ोगे, मिनर्वा मिल्स केस पढ़ोगे, और एक केस 2007 में ही आया था, जल्दी में आया, कोहिलो केस। ठीक। कोहिलो केस पढ़ोगे। इन सब केस को समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि संसद किस हद तक संविधान में परिवर्तन कर सकती है। और संविधान का मूलभूत ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया था कि संविधान का मूलभूत ढांचा, ये शब्द अपने में ही बहुत कुछ समाये हुए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलभूत ढांचा। ठीक। तो ये सब हम बात करेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। वैसे आपके एग्जाम में इतना इनफ है, इसके अंदर का नहीं पूछा जाएगा। ठीक। और आर्टिकल 13 या कोई भी आर्टिकल होगा, ये बात समझ लीजिए, एक बार पढ़ाने पे, एक बार बताने पे आपको समझ नहीं आने वाला। तो आप लेक्चर को एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और आप इसके साथ बुक भी पढ़िए। आप इसके साथ क्या पढ़ोगे? बुक भी पढ़ोगे। कौन सी पढ़नी है ये हम आपको बता चुके हैं। पीछे के लेक्चर में एक दिन हमने केवल बुक ही बताई थी। ठीक। तो अब हम आते हैं कहाँ पर? अपने पहले मौलिक अधिकार पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी। और किस आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। ये यहाँ तक बात क्लियर है?
तो हम पहले मौलिक अधिकार पर आएंगे जो हमारा क्या है, समता का अधिकार है। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 16 के बारे में, 17 और 18 के बारे में। जल्दी हेडिंग डालिए, समता का अधिकार। और एक बात जानिए कि जो ये राइट टू इक्वलिटी है, समाज में समानता की बात करता है। हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, ये समानता की बात करता है। ठीक, तो जो आर्टिकल 14 है, जो हम पढ़ेंगे, अब यहां से क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 14 के ही सब क्लॉज आप कह सकते हो, जो 15 है, 16 है, 17 है और 18 है, ये सारे आर्टिकल 14 के ही सब क्लॉज हुए। ठीक, आप हेडिंग डालिए आर्टिकल 14। जिसे इंग्लिश में लिखना हो वो लिख सकते हो क्या, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। ठीक, समता का अधिकार। और हेडिंग डालिए आर्टिकल 14। ठीक, देखिए आर्टिकल 14 भी दो भागों में है। आर्टिकल 14 थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। आर्टिकल 14 में दो बातें कही गई हैं। आर्टिकल 14 में एक तो कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक, पहली बात कही गई है कि विधि के समक्ष समानता की बात कही है किसमें, आर्टिकल 14 में, कि कहा गया है कि जो कानून होगा, जो विधि होगा, उसके समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। ये तो बात कही गई है आर्टिकल 14 में। लेकिन इसके साथ ही आर्टिकल 14 में ही एक बात ये भी कहा गया कि विधि के क्या कहते हैं, विधि में सबको समान संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। एक तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई और एक संरक्षण की बात की गई। दोनों का मतलब समझिए। पहली बात कही गई कि विधि के समक्ष समानता, और ये कहा गया कि विधि का समान संरक्षण। आपको वर्ड से ही दोनों बात समझ में आ रही होगी, बस हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक, विधि के समक्ष समानता के मतलब कि जो विधि मतलब कानून है, इसके समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। ठीक, और दूसरी बात कही गई कि जो हमारी विधि है उसका संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और वो भी कैसा संरक्षण होगा, समान संरक्षण होगा। एक बात है संरक्षण की, एक बात है समानता की। दोनों का मतलब समझ लीजिए। बातें क्लियर हैं? यहां से ये दोनों बातें क्लियर है ना, कि विधि के समक्ष समानता दोनों की बात कही गई है आर्टिकल 14 में। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है कि जो ये विधि के समक्ष समानता है, ये हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। ठीक, और जो विधि का समान संरक्षण है, इसे हमने अडॉप्ट किया है यूएस से, यानी अमेरिका से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता जो संविधान के आर्टिकल 14 में है, इसका स्रोत क्या है, तो वो क्या होगा, ब्रिटेन होगा। और अगर विधि का समान संरक्षण, विधि का जो बंटवारा किया गया है सबके लिए एक समान, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। बातें यहाँ तक क्लियर हैं? ठीक, विधि के समक्ष समानता और दूसरा होता है विधि का समान संरक्षण। इसी को कहते हैं विधि का शासन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विधि का शासन।
लॉ रूल, इसी को कहते हैं किसे, विधि के समक्ष समानता को। यहां तक बातें क्लियर हैं? ठीक। अब आर्टिकल 14 में पहला पॉइंट लिखिए। अब आर्टिकल 14 में पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए कि आर्टिकल 14 केवल व्यक्तियों के लिए है। आर्टिकल 14 इसे इरेज कर रहे हैं, ये आपने लिख लिया ना। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, जो कि हमने एडॉप्ट किया है कहाँ, ब्रिटेन से, और आर्टिकल 14 में ही कहा गया है विधि का समान संरक्षण हमने कहाँ से एडॉप्ट किया है, अमेरिका से। अब आर्टिकल 14 में पहला पॉइंट लिखना, आर्टिकल 14 में लिखना केवल व्यक्तियों के लिए, केवल व्यक्तियों, और लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना भारतीय तथा विदेशी नागरिक। ठीक। तो केवल भारत व्यक्तियों के लिए, जो आर्टिकल 14 है ये केवल किसके बारे में है, आर्टिकल ये है केवल व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ये चाहे कोई भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, इन दोनों को प्राप्त होगा क्या, आर्टिकल 14 प्राप्त होगा। मतलब विधि के समक्ष समानता जो भारतीय नागरिक को प्राप्त होगी, यही कोई अदर कंट्री का व्यक्ति होगा उसे भी सेम वही संरक्षण प्राप्त होगा, वही समानता प्राप्त होगी। किसकी, विधि की, कानून की। ये कहा गया है किसमें, आर्टिकल 14 में। दूसरी बात ये जान लीजिए कि आर्टिकल 14 को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। जो विधि का शासन है, आप लिखिएगा, देखिए विधि के शासन को, विधि के शासन को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। मैंने बताया था ना बेसिक स्ट्रक्चर, जो वर्ड आया था केशवानंद भारती केस के बाद, तो विधि का जो शासन है, जो आर्टिकल 14 की बात है, इसे क्या माना गया है, संविधान का मूल ढांचा। कहने का मतलब है अगर मूल ढांचा कहा गया है, देखिए मूल ढांचा माना गया है, देखिए मानने का मतलब क्या है कि अब विधि के शासन में संसद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? अगर वहां पर क्या आ गया है, ये वर्ड आ गया है, तो अगर किसी भी आर्टिकल में या कहीं भी आपको अगर मूल ढांचा शब्द दिखता है, तो इसका मतलब है कि संसद अब इस आर्टिकल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। बातें समझ में आई? और मैंने बताया कि ये केवल व्यक्तियों के लिए है, किसी संस्था वगैरह से संबंधित नहीं होगा आर्टिकल 14। ठीक, लेकिन यह भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक हो। और मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और वो कितने हैं, टोटल 5 हैं। नोट करके आप चाहो लिख भी लो, मैंने पहले भी लिखवाया था जब नागरिकता पढ़वा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 16 था, ठीक, आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, और आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया, और आर्टिकल 30 हो गया। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं आपके, इसके अलावा वो सब किसे हैं, भारतीय तथा विदेशी प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त है। बात क्लियर है? यह है आर्टिकल 14 की कुछ बातें।
ठीक, अब देखिए इससे संबंधित कुछ विवाद भी हैं। आर्टिकल 14 से संबंधित कुछ विवाद कहने का मतलब अपवाद हैं। ये तो कहा गया कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसे विधि के समक्ष क्या मिला हुआ है, अलग से छूट भी मिली हुई है, अपवाद है। वो कौन कौन है? सबसे पहले तो आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक, तो लिखना आर्टिकल 14 से संबंधित अपवाद, हेडिंग डालना आर्टिकल 14 से संबंधित अपवाद, हेडिंग डालिए। टेस्ट की तैयारी आप लोग कर रहे हो ना, सैटरडे को टेस्ट होगा। हेडिंग क्या डाले? आर्टिकल 14 से संबंधित विवाद। और पहला लिखिए, हेडिंग डालिए है ना, अपवाद। आप लोग हेडिंग डाल लिए हो, किससे संबंधित? आर्टिकल 14 से। तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा आर्टिकल 361 के तहत, आर्टिकल 361 के तहत लिखे, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विशेष शक्ति तथा संरक्षण, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विशेष शक्ति तथा संरक्षण प्रदान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 14 में। ठीक, कैसे? आर्टिकल 14 का अपवाद है। मैंने कहा कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन आर्टिकल 14 से संबंधित हमने क्या बताया, कुछ अपवाद हैं। और अपवाद कैसा है? एक अपवाद है आर्टिकल 361 जो कि आर्टिकल 14 पर लागू नहीं होता है। और आर्टिकल 361 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा और जो राज्यों के राज्यपाल होंगे इनको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी। और वो शक्तियां क्या क्या होंगी? तो पहला तो काम ये कहा गया कि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पदावधि के दौरान, अपने पद अवधि के दौरान यदि कोई भी कार्य करता है, बात समझ में आई? यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब अपने जॉब पीरियड के दौरान जिस टाइम तक भारत का वो राष्ट्रपति होंगे या राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक, तो वहां तक इन्हें क्या किया जा सकता, कोर्ट में चुनौती इनके कार्यों को नहीं दी जा सकती है। ठीक, ये पहला काम किया गया। ठीक, दूसरा काम, दूसरी क्या इनको दी गई, वरीयता दी गई, इन्हें क्या छूट दी गई? दूसरा काम कहा गया कि यदि पद अवधि के दौरान इन पर कोई भी आपराधिक मामला आता है तो इनके आपराधिक मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ठीक, इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, इन पर मुकदमे नहीं लगाए जा सकते हैं। बात समझ में आई? ना तो इन पर कोई गिरफ्तारी की जाएगी इनकी, ना तो इनसे संबंधित कोई मुकदमा चलाया जाएगा जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 361 में कहा गया है। ठीक, और एक पॉइंट इसमें डाला गया है कि इनकी सिविल प्रोसीडिंग का केस इन पर चलाया जा सकता है। जो सिविल प्रोसीडिंग हो गई उसके तहत इन पर केस चलाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले भी इन्हें 2 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य है। अगर इन पर सिविल प्रोसीडिंग चलानी भी है तो उससे पहले भी भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 महीने पहले क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। तो इसके बाद ही इन पर कोई केस सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 361
भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ संरक्षण प्रदान करता है। विधि में जो भी कानून है उनसे क्या करता है, कुछ अलग देता है, कुछ अलग सुविधाएं प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 361। ये बातें क्लियर हैं। और ऐसे ही एक आर्टिकल है जो है आर्टिकल 105, ये आपने लिख लिया होगा। और 105 क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। आप दूसरा अपवाद लिखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार। कौन सा? आर्टिकल 105। और वो क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। ठीक। आर्टिकल 105 में क्या कहा गया कि यदि कोई सांसद कोई आपराधिक मामला या इस पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है और लेकिन यदि संसद चल रही हो उस समय, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, मतलब अगर संसद की कोई कार्रवाई होगी, मान लो इस दिन कार्रवाई होनी है, मतलब जो सत्र चलता है, तो इसके 40 दिन पहले और इसके 40 दिन बाद तक उस सांसद की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। बात समझ में आई? ये किसने कहा गया है? वो आर्टिकल 105 में। और ऐसे ही आर्टिकल 194 194, ठीक, ऐसे ही आर्टिकल 194 ये राज्य संबंधित विशेषाधिकार देता है। जो राज्य के विधायक होंगे उन्हें भी क्या देता है? विशेषाधिकार प्रदान करता है। बात समझ में आई? तो ये सारे क्या हैं? अपवाद हैं। ऐसे ही एक अपवाद और जान सकते हो कि जो उच्चायुक्त होते हैं या राजदूत होते हैं उन्हें भी कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वो भी आर्टिकल 14 के जो उपबंध हैं उनसे परे हैं, उन्हें भी कुछ अलग से क्या मिली है? सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बातें क्लियर हैं? तो ये क्या हैं? आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। बातें क्लियर हैं? जल्दी बताइए, यहां तक बातें क्लियर हैं? ठीक। देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन लोगों को विशेष सुविधाएं क्यों प्रदान की गई हैं। तो इससे संबंधित एक केस भी गया था और वो केस था क्या कहते हैं, उसका नाम था काढ़ी रेनिन वर्सेस भारत सरकार। एक केस गया था जिसमें कहा गया था कि ये विशेषाधिकार क्यों प्रदान किए गए, क्योंकि विधियों का वर्गीकरण किया गया है, कानून का वर्गीकरण किया गया है। तो जब एक केस जाता है काढ़ी रेनिन का, भारत सरकार के खिलाफ एक केस गया, तो काढ़ी रेनिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो क्या कहते हैं विधि है, विधियों का वर्गीकरण तो कर सकती है, परंतु वह वर्गीकरण तार्किक होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। बात समझ में आई? वो तार्किक होना चाहिए, कहने का मतलब किसी प्रकार का मनमाने ढंग से ही कानून का वर्गीकरण ना कर दें कि इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। ठीक। तो ये हुआ था कब? जब काढ़ी रेनिन का केस गया था। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने। तो काढ़ी रेनिन केस में इसी समता के अधिकार को, जो आर्टिकल 14 हमने बताया, इसी के तहत गया था, जो हमने बताया कि आर्टिकल 14 को ही 361, 105, 194 के तहत कुछ अलग सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो जब काढ़ी रेनिन केस गया तो काढ़ी रेनिन केस बना भारत सरकार में। यह बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो भी विधियां हैं
जो भी नियम कानून है इसका वर्गीकरण करे, लेकिन वर्गीकरण तार्किक ढंग से होना चाहिए, उसका एक बोध होना चाहिए। ये नहीं कि संसद जिसको मन करे कोई मनमाना पूर्ण अधिकार ना दे दिया जाए। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें थी किसकी? आर्टिकल 14 की। तो आज हमने आर्टिकल 12 पर भी बात की, जो हम कल भी बात किए थे। आर्टिकल 13 को मैंने समझाया, आर्टिकल 13 के तीनों सब क्लॉज के बारे में बताया, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 13 के सब क्लॉज। हाँ, विधि की परिभाषा आप जान सकते हो। अगर कहीं पूछा गया कि विधि की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये है आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3। ठीक, फिर हमने बात की आर्टिकल 14 के बारे में। तो ये लेक्चर केवल आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 तक है। कल हम इसके आगे बात करेंगे, जो हमने बताया कि आर्टिकल 14 का इस सब क्लॉज आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा और 18 आएगा। और 17 में ही हम जानेंगे कि आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जिसका उल्लंघन करने पर सीधे आप क्या जाओगे? जेल जाओगे, डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, नो वारंट। ठीक, नो दलील नो जलील, सीधे क्या? जेल। ठीक, तो वो आपका आर्टिकल 17 है। कल भी इसी के बारे में बात करेंगे और आपका समता का अधिकार पूरा कंप्लीट करेंगे। इन्हीं 3 आर्टिकल में समय ज़्यादा लगता है, 15, 16, 17 में और 18 में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में चैनल को घुमाइए एकदम पानी की तरह। जैसे इस समय देख रहे हो ना, खूब बारिश हो रही है, शायद इस बार बाढ़ भी आए, हो सकता है, ना हो तभी अच्छा है। ठीक, तो इस बाढ़ में आप अपने चैनल को भी, आरबी क्लासेस को भी कम से कम ये करिए कि गोमती की धरती पर सुल्तानपुर से यह चैनल निकले और ऐसे जौनपुर होते हुए, बिहार होते हुए ये बंगाल की खाड़ी तक जाए, और ये करोगे आप लोग ही। तो तब तक आप लोग वीडियो को फैलाइए जितना से ज़्यादा हो सके और मौलिक अधिकारों को पढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।